Hello friends, my name is Umesh Paliwal. I am the co-founder of Function Zone. Friends, today I am making a very interesting video on HDB Financials. ये जो वीडियो है ये केवल फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे नहीं है जो कि हमारे पास कल एक्सचेंजेस पे आए हैं। उसके अलावा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप खुद से HDB फाइनेंशियल जैसी कंपनी जो NBFC कहलाती है उनको एनालाइज करना चाहते हो तो क्या स्टेप आपको अपनानी है ताकि आप खुद भी उन रिजल्ट्स को एनालाइज कर सको, ताकि आपको खुद भी आइडिया लग जाए कि रिजल्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं। उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो आपको इजीली मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने Q2 और Q3 लिखा हुआ है, अभी तक मैंने कोई नंबर नहीं डाले इसके अंदर। वो मैं आपको जब इनके फाइनेंशियल खोलूंगा उससे एक एक करके दिखा दूंगा। इसको हटा दीजिए, आपका तो नहीं है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको इसको एनालाइज करना है। लेकिन मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं कि किसी भी एनबीएफसी किसी बैंक को जब भी हम एनालाइज करते हैं एक बेसिक तौर पे, वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं एनालाइज करने के लिए, लेकिन एक बेसिक से जब स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें हम 2-3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट देखते हैं। पहला हम देखते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। अब नेट इंटरेस्ट इनकम होती क्या है? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं एचडी फाइनेंशियल क्या करता है, ये कहीं से पैसा बोरो करता है और आगे लेंडिंग करता है, और जो भी डिफरेंस बीच में होता है वो इसकी इनकम होती है, उसको हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, अब मान लेते हैं इन्होंने 1000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए 5% के इंटरेस्ट पे और आगे लोन दे दिया मार्केट में फिर से 10% के इंटरेस्ट पे। तो जो 5% का इनका डिफरेंस है दैट इज देयर इनकम, वो बैंक की इनकम होती है, वो बैंक के कोर ऑपरेशन की इनकम होती है। उसके अलावा भी बैंकिंग और भी ऑपरेशंस होते हैं, ट्रेजरी का काम होता है, कुछ कमीशन इनकम आ रही है, कुछ इंटरेस्ट इनकम आ रही है, कहीं से हमने एफडी कर रखी है, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से इनकम आ रही है, तो वो एक अलग इनकम होगी जिसको हम अदर इनकम कहते हैं यहाँ पे। और नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब जो उनके कोर बिजनेस से जो इनकम आ रही है उसको हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, अब इसमें एक होती है ऑपरेशन कॉस्ट। जब मैं ऑपरेशन कॉस्ट की बात करता हूं तो यानी मेरे बैंक को चलाने के लिए, मेरी एनबीएफसी को चलाने के लिए जो मेरे को ऑपरेशन कॉस्ट लगती है, इंप्लॉय कॉस्ट है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट है उसको ऑपरेशन कॉस्ट कहते हैं। इसको हम माइनस कर देंगे टोटल इनकम में से, तो प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग आता है। अब प्रोविजनिंग क्या होती है कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, आरबीआई गाइडलाइन ये कहती है कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि इन्होंने 1000 करोड़ का लोन मार्केट में बांट दिया। जब आपने 1000 करोड़ का लोन मार्केट में बांट दिया, अब हो सकता है उसमें से कुछ लोन वापस ना आए, जिसको हम कहते हैं कि वो एनपीए ना बन जाए। तो बैंक को ये पता लगाना होता है, बैंक को ये एनालाइज करना होता है, प्रोविजन करके चलनी पड़ती है कि कुछ ऐसे लोन तो नहीं जो हमें ना मिल पाए। तो इसको हम कहते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। मतलब आपने लोन लिया, फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया, आपने पहले महीने की ईएमआई नहीं चुकाई तो आपका लोन बन जाएगा स्टेज 1। सेकंड मंथ भी आपने ईएमआई नहीं चुकाई तो वो बन जाएगा स्टेज 2। फिर आपने तीसरे मंथ भी अपनी ईएमआई नहीं चुकाई तो बन जाएगा स्टेज 3। तो स्टेज 3 बनते ही वो एनपीए बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी अब बैंक को लगता है कि कहीं ये पैसा हमें वापस ना मिले, तो उसकी ना फिर प्रोविजनिंग करके चलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अब इसकी गारंटी नहीं है कि पैसा आएगा नहीं आएगा, लेकिन बैंक को लगता है कि पैसा नहीं आ सकता तो बैंक पहले से भी प्रोविजनिंग बना के चलता है, यानी कुछ लॉस अपनी बुक पे करके चलता है, उसको कहते हैं प्रोविजनिंग। जो कोविड के समय बहुत बढ़ गई थी, कोविड के समय ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोन है जो एनपीए बन के बाद में लॉस अकाउंट बन सकते हैं, यानी पैसा हो सकता है वापस ना आए, तो उनकी प्रोविजनिंग अभी से शुरू हो जाती है। तो अगर बैंक के ज्यादा से ज्यादा लोन वापस आने की उम्मीद कम होती है तो प्रोविजनिंग बढ़ जाती है। अगर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों की इनकम अच्छी है, तो लोग इजीली ईएमआई दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रोविजनिंग धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो जैसे कि आप देखोगे कि जब भी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी प्रोविजनिंग बढ़ेंगी, जब भी इकोनॉमी अच्छी चल रही होगी तो प्रोविजनिंग हमेशा कम होगी। फिर हम प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन निकालेंगे, पैट निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकाल के ईपीएस निकाल देंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी एनबीएफसी को एनालाइज करने का। तो जैसे कि आप देख रहे हो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने खोल लिए। अगर आप देखोगे, मैं अगर 9th मंथ को कंपेयर करूं जो लास्ट ईयर के थे और इस बार के हैं, तो 8389 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था ऑपरेशन से, और इस बार आ गया 9182। अगर इंटरेस्ट इनकम की बात करूं तो यहां पर 6288 है, यहां पर 6546 है। तो इसको एनालाइज, इसको हम कर देते हैं 9 मंथ को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम 6268,
इस बार कितनी है 6546, यानी अगर मैं ग्रोथ निकालूं तो लगभग 5% की ग्रोथ हमें यहां नजर आ रही है इंटरेस्ट इनकम में। इंटरेस्ट इनकम का मीनिंग होता है इसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम निकाल सकते हैं और यहां पे मैं निकालता हूं इसकी फाइनेंस कॉस्ट। इसको इस तरह डिवाइड कर देते हैं ताकि काम थोड़ा आसान हो जाए, समझना इजी हो जाए। नेट इंटरेस्ट इनकम कर देता हूं इसको मैं। देखो ये इंटरेस्ट इनकम है जो इंटरेस्ट से कमा रहे हैं, यानी इन्होंने जो लोन दिया मार्केट में उससे इनको लगभग 6268 करोड़ का रेवेन्यू आया था। इस बार 6546 का आया है। लेकिन जो इन्होंने लोन दिया है उसकी कोई कॉस्ट भी तो है, इन्होंने कहीं से बोरो किया है, तो वो कॉस्ट हम देखेंगे। वो कॉस्ट देखो ये है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंस कॉस्ट। तो 2550 थी, इस बार है 2554। ठीक है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी आएगी, यानी टोटल जो कमा रहा है वो लगभग इतना कमा रहा है। ठीक है, अब अदर इनकम देख लेते हैं। इनकम आप देखोगे तो 1700 करोड़ रुपए की सेल्स और सर्विसेज है। अगर मैं एचडीबी की बात करूं तो एक तो इनका बिजनेस है जहां पर ये लोन देते हैं। लोन इन द सेंस कि अगर आपको कोई भी कम्युनिटी खरीदनी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कुछ भी खरीदने हैं, तो उनके लिए आपको लोन देते हैं, छोटे लोन देते हैं। उसके अलावा सेल ऑफ सर्विसेज है। सेल ऑफ सर्विस का मतलब ये है कि ये लोग जो एचडीएफसी फाइनेंशियल है, दे ऑल्सो रन अ कॉल सेंटर फॉर एचडीएफसी बैंक के लिए कॉल सेंटर का भी काम करते हैं, तो उससे भी इनको इनकम आती है। वो इनकम लगभग 1700 करोड़ रुपए थी 9 मंथ FY21 के अंदर। अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, अदर फाइनेंशियल चार्जेस हैं, कुछ होगा ये, उसको हम मान लेते हैं लगभग 388 करोड़ का है। ठीक है, तो लगभग ये 2000 करोड़ की इनकम मान लेते हैं। अगर आप टोटल देखें तो लगभग 8389 है। आप ये काम कर सकते हैं, इसमें अदर इनकम निकालने का तरीका ऐसे कर सकते हो कि 8389 टोटल इनकम है, उसमें से माइनस कर देता हूँ 6268, तो अदर इनकम ये आ गई 2121। ठीक है, और वैसे ही अगर 9 मंथ FY20 निकालें तो लगभग 9182 करोड़ था, उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट इनकम, तो अदर इनकम इतनी है। तो अब मैं टोटल इनकम देखूं तो नेट इंटरेस्ट इनकम इन्होंने जो अपने ऑपरेशन से कमाई, जो कोर ऑपरेशन उससे इतनी है, प्लस अदर इनकम ऐड कर देंगे। सिमिलरली इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, तो यहां भी अगर मैं देखूं तो ग्रोथ जो नजर आएगी तो लगभग 13% की ग्रोथ है। टोटल इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ है। अब मैं ऑपरेशन कॉस्ट की बात करता हूं। अब धंधे को चलाने के लिए जो एचडीबी फाइनेंशियल और बिजनेस को चला रहा है, उस बिजनेस को चलाने के लिए जो कॉस्ट चाहिए, उस कॉस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है इंप्लॉय बेनिफिट। कितना था 2536, और अदर एक्सपेंसिव वो कितने थे 412 करोड़। यानी टोटल एक्सपेंसेस जो थे बिजनेस को रन करने के लिए वो थे लगभग 2954। ठीक है, 400 करोड़, इसको 18 की 12 कर देते हैं। तो यानी बैंक के जो एनबीएफसी के जो ऑपरेशंस हैं उनमें इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस को जोड़ देते तो 2948 की कॉस्ट थी। और इस साल कितनी कॉस्ट, मतलब जो 9 मंथ गए हैं उसमें 3036 प्लस 554, 3036 प्लस 554, तो लगभग 3590 करोड़ रुपए के टोटल ऑपरेशन कॉस्ट है। तो अगर मैं देखूं टोटल इनकम इसकी आई थी 6628, उसमें से अगर मैं खर्चे माइनस कर दूं ऑपरेशन कॉस्ट तो कितना आ गया 3038, और यहां कितना 2891। तो इसको अगर मैं कॉपी करूं तो देखो लगभग 5% की ग्रोथ है प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग्स। तो अब हम पहुंच गए प्रोविजनिंग्स तक। प्रोविजनिंग का मतलब ये होता है कि अब इनको कितना प्रोविजनिंग आगे आने वाले समय में, इनको लगता है कि अगर लोन बहुत ज्यादा एनपीए बन सकते हैं तो इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो अगर मैं प्रोविजनिंग की बात करूं तो लास्ट ईयर के 9 मंथ है उसमें 2043 करोड़ की प्रोविजनिंग थी। क्यों, मैंने आपको बताया इकोनॉमी की हालत खराब थी लास्ट ईयर, कोविड का दिक्कत। अब 1062 हो गई है। अब आप देखोगे इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी एज ए होल अब धीरे धीरे रिवैम्प हो रही है। मतलब अगर पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो इंडिया इज ओनली इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग, है ना। हर जगह आप देखोगे तो डेटा नेगेटिव ही है। यूएस यूरोप की तो हालत खराब है, इंडिया ऐसी कंट्री लग रही है जहां ग्रोथ आ रही है। तो वो हमें यहां रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। देखो किसी भी बैंक के लिए जो अच्छा समय होता है वो होता है कि जैसे आज के डेट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, इन्होंने
बहुत लंबे समय के लिए पहले से ही लो रेट पे लोन ले रखे हैं, और आज जब चीजें बढ़ रही हैं, होम लोन के रेट बढ़ रहे हैं, कार लोन के रेट बढ़ रहे हैं, तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ जाता है। तो वो एक बैंक को फायदा होता है। दूसरा बैंक को फायदा कब होता है? जब इकोनॉमी ग्रो हो रही होती है, क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो लोगों का पैसा आएगा, लोग लोन लेंगे, और जब लोगों का पैसा आएगा और लोन लेंगे तो चांसेस ऑफ एनपीए कम हो जाते हैं। वही हमें यहां नजर आ रहा है। तो प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग यानी 3038 में से हमने 1000 करोड़ की तो प्रोविजनिंग कर दी, तो लगभग बचे 1976 करोड़, और यहां पे कितना था? 848 करोड़। तो अब देखोगे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजनिंग। और पैट इसका लगभग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया है, उसमें अदर कंपनी जोड़ दे तो 584 करोड़ था, इस बार है लगभग 413, यानी जबरदस्त ग्रोथ भी यहां में नजर आ रही है। अब आप देखो कि टोटल इनकम में तो 13% की ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट में 141% की ग्रोथ है। व्हाट इज द रीजन? रीजन है प्रोविजनिंग। तो जब आप एनबीएफसी को इस तरह से एनालाइज करोगे, तब आपको पता चलेगा कि किस स्टेज पे एनबीएफसी की प्रॉब्लम आ रही है। क्या ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम है? क्या प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा उसकी वजह से प्रॉब्लम है? तो इस तरह से दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन एनालाइज एनी एनबीएफसी बैंक। अब नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो लगभग 78 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, मान लेते हैं। तो ईपीएस अगर हम निकालें तो इसका ईपीएस आएगा लगभग 18 रुपए का। इनकी कैलकुलेशन में चेक कर लेते हैं, इनके हिसाब से वही 18 के आसपास है, ठीक है। तो आर कैलकुलेशन करेक्ट। अब एनपीए की बात करते हैं, ऑब्वियसली एनपीए भी कम हुआ होगा जब कम हो रही है। तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे इस शीट में, यहां पे आप देखोगे ग्रॉस स्टेज 3। स्टेज 3 के मैंने आपको बता दिया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 होता है जब आपने पहली बार ईएमआई नहीं दी, स्टेज 2 सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में। अगर आप लगातार 3 महीने तक ईएमआई नहीं देते तो दैट अकाउंट बिकम्स एनपीए। तो वहां पर देखो 6.05 था, आज 3.73 है। ये ड्रास्टिकली अब एनपीए इसके कम हो रहे हैं, जो कि ऑब्वियस है, होने ही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एचडीबी फाइनेंस के रिजल्ट्स बहुत शानदार आए हैं। आपकी टोटल इनकम में लगभग 13% की ग्रोथ है, बॉटम लाइन में 141% की ग्रोथ हमें नजर आ रही है। उसका कारण यह है कि प्रोविजनिंग धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। ईपीएस भी देखो लगभग 18 रुपए का ईपीएस है। अगर मैं इसके आज की वैल्यूएशन की बात करूं तो एचडीबी फाइनेंशियल का जो रेट आज के में चल रहा है लगभग 625 रुपए के आसपास रेट चल रहा है। बुक वैल्यू लगभग इसकी आएगी 125 रुपए के आसपास। तो प्राइस टू बुक इसका जो आएगा वो लगभग आएगा 5, ठीक है। तो एक ऐसी एनबीएफसी जो ग्रो हो रही है, मतलब इसके अगर आप लोन बुक भी देखोगे तो लोन बुक लास्ट ईयर जो लास्ट क्वार्टर जो था उसमें 60,000 करोड़ की थी, आज लगभग 65,000 करोड़ की है। तो वो ग्रोथ भी हमें अब नजर आएगी अगले 2-3 सालों में। तो अगले 2-3 सालों में अगर हम बात करें, जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस पिछले 5 साल रही थी, अगर आप 2015 से 2020 के बीच में एचडीबी फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस देखोगे तो जबरदस्त ग्रोथ थी। 2 साल डेंट लगा, लेकिन अब वो ग्रोथ फिर से नजर आ रही है। तो अगले 3 साल या अगले 5 साल इस कंपनी के लिए बहुत जबरदस्त होते हैं, और इसी स्पीड से अगर ये ग्रो करती है तो यहां पर एक अच्छी बेट बन सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। तो होप यह वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो मैंने ट्राई करने की कोशिश करी कि अगर आपको किसी भी एनबीएफसी को एनालाइज करना है तो उसका क्या तरीका होता है, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सेल शीट में करके दिखाया। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अदर बैंक्स, अदर एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इस फॉर्मूले को लगा के, इस प्रोसीजर को लगा के आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस हिसाब से चीजें चल रही हैं किसी बैंक के अंदर, किसी भी एनबीएफसी के अंदर। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। थैंक यू।